नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। दोस्तों, देखते ही देखते 2024 का अब अंतिम तारीख आ गया है। पता ही नहीं लगा कि कब समय गुजरता गया। चलिए, अब पुराने साल को अब हम हंसी खुशी विदा करते हैं और नया साल कुछ ही देर के बाद अब आने वाला है। नए साल 2025 का स्वागत करते हैं और आप सभी को मेरी तरफ से नए साल के हार्दिक बधाई। तो शुरुआत करें आज की कहानी की। दोस्तों, मेरा नाम तो श्रीकांत है और मैं अब क्या बताऊं कि मेरे साथ में उस वक्त में क्या चल रहा था। जितनी आप बोल दो मजबूरियां सब मेरे साथ में लगी हुई थी। दुश्वारियां भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। ऐसा ही मेरे साथ में उन साल में चल रहा था। साल था वो 2004। अब एक तरह से मैं परिवार से भी अब अलग हो चुका था और सबसे बड़ी मेरी पत्नी भी मेरा साथ छोड़ चुकी थी। ये मेरी ही गलती थी। मैं अपनी गलती को मानता हूं। मुझे अब उम्मीद से ज़्यादा पैर नहीं फैलाना चाहिए था। मैंने उम्मीद से बहुत ज़्यादा अपना पैर फैला लिया था। ना तो किसी की बात सुन रहा था, यहाँ तक कि अपनी घरवाली की भी बात नहीं सुना। और आखिरकार एक झटके से मैं अब शिखर से फर्श पर आ चुका था। अब इसके बाद तो मेरी घरवाली भी मुझे छोड़ करके चली गई थी। अब मेरे परिवार वाले तो अब एक तरह से मेरे से दूरी हो चुके थे। वो मेरी कोई बात भी नहीं सुनना चाहते थे। ऐसा ही तो हुआ था। मैं एक फैक्ट्री चलाता हूँ और फैक्ट्री चलाने के लिए अपने माता पिता से बहुत सारा रुपया लिया था और इसके बाद मेरे पास ऑर्डर पर ऑर्डर आते चले गए और मैं सब ऑर्डर को पूरा करता रहा था। ऐसे लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा जल्दी अमीर बन जाऊंगा, जिस रफ्तार से मैं काम कर रहा था। और आखिरकार उससे भी बड़ा एक ऑर्डर मेरे पास में आ गया था। अब उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मेरे पास मटेरियल नहीं थे। अब मटेरियल तब मिलेगा जब मेरे पास में पैसे हो। अब पैसे का शॉर्टेज हो गई थी और इसके बाद मैं अपने माता पिता के पास पहुंचा। माता पिता ने मेरी बात तक नहीं सुनी। फिर मैं अपने पत्नी से बोला कि देखो, मैं ऐसे संकट से गुजर रहा हूं, अब क्या करना चाहिए। पत्नी जो थी वो तो पहले ही मुझे मना कर रही थी कि तुम इतने बड़े काम में अपना पैर मत फंसाओ। लेकिन मैं अपनी पत्नी को बात सुनता ही नहीं था। पत्नी मेरी पढ़ी लिखी थी, मुझे समझाती थी, लेकिन उसकी बात इस कान से सुनता था, इस कान से निकाल देता था। और आखिरकार जब मैं उससे अब बता रहा था कि देखो, मैं अब फंस चुका हूँ, मेरे पास में पैसा कुछ भी नहीं है और नया ऑर्डर मैं कैसे पूरा करूँगा। अगर ये नहीं करूँगा तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। पत्नी तो मुझे खोरी खोटी सुनाई और इसके बाद गुस्सा होकर के अपने मैके चली गई थी और कह रही थी कि अब तुम सदा के लिए अकेले ही रहोगे। जब तुम अपने माता पिता की बात नहीं सुने, मेरी बात नहीं सुने, तो किसकी बात सुनोगे। तुम अपने लिए काम करते हो, अब हमारे लिए नहीं करते। अगर हमारे लिए करते तो हमारी भी सलाह मानते, अपने माता पिता की भी सलाह मानते। और वही हुआ। उस टाइम तो मैं बहुत गुस्से में रहता था। अब दुख दर्द सब कुछ मेरे साथ में चल रहा था। चिंता था कि अब करूं तो क्या करूं। आखिरकार मैं अपनी मन का सुनता था हमेशा। हाँ, मेरे मन ने बोला कि कर्जा ले लो और ये अब ऑर्डर का पूरा करते। अब वही हुआ। ऊंचे ब्याज पर मैं अपना घर गिरवी रख करके और कर्जा लिया और वो ऑर्डर पूरा करने में लग चुका था। लेकिन ऐन वक्त पर मैं ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाया। एक तरह से ऑर्डर मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था। अब तो मैं धरातल पर आ चुका था। अब मैं कहीं का नहीं रहा था। मैं उस कंपनी से बार बार संपर्क कर रहा था कि आप मेरा माल तो ले लीजिए, लेकिन वो कंपनी ने साफ मना कर दिया कि भाई, हम वसूल के बड़ा पक्के लोग हैं। जिस टाइम पर हमें माल चाहिए, अगर उस टाइम पर माल नहीं मिलता
तो ऑर्डर तो कैंसिल ही समझो, ये तो तुम्हारे कॉन्टेक्ट में भी लिखा हुआ है। अब वास्तव में ऐसा ही सब कुछ था। अब तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। अब मैं जाऊं तो कहां, माल सब हमारे गोदाम में पड़ा हुआ। लेकिन यह था कि कच्चा माल तो नहीं था, अब वो माल अब मैं संभाल कर रखा हुआ था। अब उसके लिए मैं अब पार्टी ढूंढ रहा था। लेकिन ऑर्डर का माल था, जिस हिसाब से हमें ऑर्डर मिला था उसी हिसाब से मैंने माल बनाया था। अब वो माल आसानी से निकलने वाला नहीं था। मैं तो बड़ा परेशानी में फंस गया था। इसके बाद अब मेरे पास में कोई रास्ता नहीं था। एक तरह से मेरा काम पूरा का पूरा ठप हो गया था। अब कर्जे वाले का ब्याज मेरे पर चढ़ने लगा। वैसे ही मेरे घर अब एक तरह से गिरवी रखा हुआ था। वो भी कठिन शर्तों पे मैंने लिया था पैसा, मार्केट का पैसा, ऐसा ही होता है। अब तो मेरा घर भी एक तरह से हाथ से निकल गया था। 2 महीने में मैं एक तरह से कहूँ ना कि मैं रोड पर आ चुका था। लेकिन मैं अपना कोशिश जारी रखा था। मैं मेहनती बंदा था। अब मुझे मालूम था कि मुझे हारना नहीं होगा। अगर मैं हार गया ना तो फिर जिंदगी बेकार है। मैं संघर्ष करने वाला व्यक्ति था सदा से, और वही मैं कर रहा था। अब तो ऐसा हालात हो गया कि मैं अपना घर से भी बेघर हो गया था। अब फिर मैं एक किराए का मकान ढूंढना शुरू किया, ताकि मैं सुकून से जाकर के अब वहाँ पर कम से कम 2-4 घंटा रात में आराम तो कर सकूं। नहीं तो मैं कर्जे वाले से भागता फिरता था। ना तो मैं अपने गोदाम में जाता था, ना अपनी फैक्ट्री में जाता था। अगर मैं जाता तो कर्जे वाले मुझे दिखाई देते थे, अब फिर मुझे उल्टे पैर वापस भागना पड़ता था। ऐसी ही मेरी स्थिति उस टाइम में हुई पड़ी थी। अब मैं तो अब ऐसा समझ लिया था, ऐसा लग रहा था कि मैं अब सदा के लिए अब सब कुछ मेरे से छीन चुका है। यही मेरे मन में विचार चल रहा था कि मैं अब कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आखिरकार मैं एक किराए का मकान एक पॉश इलाके में, जो बिल्कुल सस्ते रेट पर था, मेरे बजट में था, मैं ले लिया था। और अपनी कार लेकर के, अब उसमें 2 साइड ओपन था, आगे एक फ्रंट गेट था और पीछे में भी गेट था। मैं बैक साइड में अपनी कार को पार्किंग करता। कार के लोग मुझे पहचानते थे, नंबर से पहचानते थे, तो मैं उस कार को छिपा कर रखना चाहता था। और फिर मैं अब ड्रिंक करना भी शुरू कर दिया था। रात को छिपते छिपाते अपने घर पहुंचता, और फिर बैक साइड में कार खड़ा करके और बैक साइड से ही अपने घर के अंदर एंट्री कर लेता था। इसके बाद मेरे पास में काम होता तो जरूर, लेकिन काम ही नहीं था। मैं अपने अब बेडरूम के पास में अब आ करके बैठ जाता था। अब मेरे जो बेडरूम की खिड़की थी ना, एक गली में खुलती थी, और गली के दूसरी तरफ में भी मकान थे, और ऐसे ही खिड़की अब उस गली के उस तरफ भी एक मकान में खुलती थी। लेकिन जब से इस मकान में आया ना, वो खिड़की हमेशा बंद ही थी। एक रात को जब मैं आया तो रात का 11 बज रहा था। मैं तो अब दूसरे शहर में भागता रहता था, उस माल को बेचने की कोशिश करता था जो मेरे पास गोदाम में पड़ा हुआ था। उसके लिए मैं ग्राहक तलाशता, हर शहर घूमता रहा था कि कैसे भी मेरा माल निकल जाए और मैं कर्जे वाले को कर्जा दूं और इन सब चीज़ों से मुक्ति पा जाऊं। फिर मैं अपना काम को नए सिरे से शुरुआत करूं। कई लोगों से बातचीत हुआ भी था कि सैंपल ले आओ, फिर हम देखते हैं। अब मैं कई जगह पर अपने जानने वालों को सैंपल दे दिया था। फिर उनके पास में जाता रहता था, उनसे मिन्नतें करता था कि आप मेरा माल निकलवा दीजिए, मैं आपको भी भरपूर कमीशन दूंगा। अब लोग लगे हुए थे, लेकिन उस टाइम जो मेरे ग्रह नक्षत्र थे ना, सही नहीं चल रहे थे। सब कुछ उल्टा चल रहा था। जो मैं सीधा काम करना चाहता भी ना, तो उल्टा पड़ जाता था। अब इससे आप समझ लीजिए कि मेरे घर वाले मेरे से मुंह मोड़ चुके थे। मेरी जो पत्नी थी, अब वो मुझे छोड़ के चली गई थी। अब इससे बड़ा ग्रह नक्षत्र क्या खराब हो सकता है। आखिरकार उस रात की बात बता रहा हूँ, 11 बजे जब मैं आया ना, थका मंदा तो था,
और दूर शहर से मैं कार ड्राइव करता हुआ आ रहा था। इसके बाद मुझे पीने का अब थोड़ा अब लत भी लग गई थी। थका मांदा होने के कारण अब मैं दारू का बोतल लेकर के और उसी खिड़की के पास, गर्मी के दिन थे, अब मैं बैठ चुका था। अब रोज की तरह मैं बरबस ध्यान उस खिड़की पर जाता था और खिड़की मुझे बंद ही दिखती थी। मैं उस घर की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उस घर में कौन रहता है, हमारा पड़ोसी कौन है। एक तो मैं सुबह जल्दी निकल जाता था और देर रात को अपने घर में आता था, लोगों से छुपता छुपाता, ताकि कोई मुझे देख ना पाए। 11 बज चुका था। बोतल का ढक्कन खोल करके मैं एक पैग बना चुका था और कुछ चखना वखना होटल से रास्ते से लेके आया था और उसी से मेरा पेट भरने का इरादा था। 2-4 पैग पीने के बाद, पेट भरने के बाद मेरा इरादा था कि लंबी तान के सो जाओ और शरीर को थोड़ा अब आराम मिलना चाहिए। भाग दौड़ तो मैं काफ़ी कर लिया था। अब फिर मैं पैग ले रहा था। पहला पैग ले चुका था, अब कुछ थोड़ा बहुत खा भी लिया था। इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए अब रोक लेता था हाथ को। 10-15 मिनट के बाद मैं दूसरा पैग बना लिया। अनायास मेरा नज़र अब उस खिड़की के ऊपर चली गई। खिड़की के अंदर रोशनी दिख रहा था, कांच लगा हुआ था और कांच के अंदर रोशनी का प्रकाश मुझे साफ दिखाई दे रहा था। आज मैं इस घर में पहली बार उस खिड़की पर रोशनी देखा था। अंदर कुछ हलचल भी मुझे दिखाई दे रही थी। अचानक उस खिड़की का पर्दा हटा और जो मुझे नजर आया ना, तो मैं तो देखता ही रह गया था। इतना हसीन औरत मैंने तो बहुत कम ही देखे थे। खिड़की पर आकर के अब कब खड़ी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। अब बहुत मामूली अंतर था हमारी खिड़की से, बस एक पतली सी गली बीच में थी और गली के बाद वही खिड़की थी। बड़ा ही नजदीकी मामला था। जब मैंने उसका रूप और सौंदर्य देखा ना, तो देखता ही रह गया था। दारू पीने के बाद वो लड़की तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी और वो मुझे देख करके मुस्कुराई भी। अब मुस्कुराने का अर्थ मैं उस टाइम में कुछ और ही लगा लिया था। मैं भी जवान था, हैंडसम था, अच्छे कपड़े पहनता था, आकर्षक लगता था। मुझे लगा कि लड़की मुझ पर लट्टू हो गई है पहली ही नजर में। अब इसके बाद क्या था, दूसरा पैग, फिर तीसरा पैग, खुश हो गया था। चलो पत्नी गई, कोई बात नहीं, अब तो मैं ठीक हूं यहां पर। अब उस लड़की से मेरी नजरें चार हो गई थी। कभी वो थोड़ी देर के लिए ना जाने कहां गायब हो जाती थी, जबकि अब आधी रात होने वाली थी। थोड़ी देर के बाद में गायब होने के बाद फिर खिड़की पर आ जाती थी। मेरी तरफ घूर करके देखने लगती, मुस्कुराती। हमारे बीच में अभी कोई बातचीत शुरू नहीं हुआ था, सिर्फ मुस्कुराना भी। वो मुस्कुराती तो मैं भी मुस्कुरा देता और अपनी गिलास उठा करके अब चीयर्स भी कर लेता और वो झूठ मूठ कर ऐसे ही चीयर्स कर लेती थी। मैं बहुत ही खुश था उस रात में। और उसके बाद वो खिड़की फिर बंद हो गई। मैं तो उससे कुछ पूछ ही नहीं सका कि आपका नाम क्या है। खिड़की बंद होने के बाद अब उस कमरे में अंधेरा सा हो गया था। अब मैं तो बड़ा मायूस हो गया था, जैसे लगा कि मेरा दिल ही टूट गया हो खिड़की को बंद होते ही, अंधेरा होते ही। अब फिर मैं तो काफी आज पी चुका था उस लड़की के चक्कर में, पैग पर पैग लगाते चला गया था। मुझे याद ही नहीं था कि मैं कितना पैग पी चुका हूं, खाना भी खा चुका था। अब फिर मैं अपने पलंग पर जो गिरा ना, तो सुबह ही मेरी आंख खुली। सुबह आंख खुलते ही फ्रेश होना और इसके बाद अंधेरा होते ही मुझे अब उस घर से बाहर निकल जाना। मैं कार ड्राइव करते हुए दूसरे शहर में निकल जाता था। अब उस माल को बेचने की कोशिश करता था जो मेरे गोदाम में पड़े हुए थे। यही तो मेरा काम रह गया था। और शाम को फिर मैं देरी लौटता था ताकि मेरे इस शहर में कोई, इस जगह पर कोई पहचान नहीं पाए। अब वही हुआ। आज रात को जब मैं लौटा ना,
तो 11 से ऊपर का टाइम हो चुका था और वो लड़की मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल चुकी थी। मुझे याद भी नहीं था कि रात में मेरे घर के सामने, मेरी खिड़की के सामने एक और खिड़की खुलती है और उसमें एक हसीन लड़की मुझे दिखाई देती है जो मुझे मुस्कुरा करके अभिवादन करती है और घंटों अब मेरे सामने खड़ी रहती है। जब मैं अपने घर में प्रवेश किया कार पार्किंग करने के बाद, और जब मैं अपने बेडरूम के अंदर आ गया और जब बोतल खोला, तभी उस लड़की का ध्यान आ गया। जब मैं खिड़की पर देखा तो खिड़की बंद थी, अंदर अंधेरा हुआ पड़ा था। मतलब अभी वो लड़की शायद घर में है या नहीं है, मैं कुछ बोल नहीं सकता था। मैं अपना पैक का शुरुआत कर दिया था, चखना उखना का अपना ट्राई कर रहा था। एक पैक लेने के बाद 15-20 मिनट का गैप देता था और तभी जैसे कल हुआ था, अचानक उस कमरे में रोशनी हो गई और खिड़की का जो कांच था अब रोशनी से चमक गया था और फिर देखते ही देखते दोनों पल्ला खिड़की का खुल चुका था और उस लड़की का मुस्कुराता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा मुझे दिखाई दिया। मैं तो देखता ही रह गया था। आज तो कल से भी ज्यादा हसीन लग रही थी और मैं तो भूल ही गया खिड़की पर बैठे हुए कि मैं दारू पीने बैठा हूं और निहारता रह गया था। वो मुस्कुरा के मुझे अभिवादन किया और मैंने उसका भी जवाब दिया बड़े प्रेम से, लेकिन अभी तक हम आपस में बातचीत नहीं कर पाए थे। डर था कि गली में कोई गुजरे तो कहीं हमारी बातचीत ना सुन ले। शायद इसलिए लड़की रिस्क लेना नहीं चाहती थी। मैं सब कुछ समझ गया था। आखिरकार अब मैं पैक पर पैक पी रहा था। इशारे इशारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। हम आवाज तो बिल्कुल नहीं कर रहे थे, बस अपनी जो दिल का अभिलाषा था। मैं अब उस लड़की से बेझिझक दारू पीने के बाद तो मैं जैसे शेर बन जाता था और वही उस रात हुआ। मैं अपने दिल की अरमान को अब इशारे में जाहिर करता था और वो लड़की कभी शर्मा जाती थी और कभी मुस्कुरा करके और मुझे वो भी इशारे में जवाब देती थी। मतलब जो आग लगी थी ना, दोनों तरफ से लगी थी, मेरी तरफ से भी और उस लड़की की तरफ से। आखिरकार जब तक मैं बाथरूम से लौट के आया तब तक वो खिड़की खुली थी, लड़की वहां पर थी। मैंने उसको बता के बोला गया बाथरूम में कि मैं अभी आ रहा हूं। जब आया ना तो खिड़की पर अंधेरा हो चुका था, खिड़की बंद हो चुकी थी। मैं तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगा जैसे खिड़की पर अंधेरा हुआ। मन महसूस करके रह गया। अच्छा भला मेरा टाइम पास चल रहा था। आखिरकार अब मुझे सोने के अलावा कोई काम ही नहीं था। अब तो हर रोज ऐसा ही होने लगा। ये सिलसिला हफ्ता भर चलता रहा। हफ्ता भर में हम दोनों किसी से आपस में बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन बातचीत ना होते हुए भी हम गहरे मित्र बन चुके थे। जैसे ही मैं दारू का पैक खोलता और झट से कमरे में रोशनी हो जाती थी, लड़की खिड़की खोल देती थी और खिड़की पर आ जाती थी। फिर हमारा रोज की तरह अब सिलसिला शुरू हो जाता था। आखिरकार एक हफ्ता बीतने के बाद मुझे एक लंबे दूरी का सफर तय करना पड़ा। अब मैं लौट के नहीं आया। मैं एक रात उसी शहर में रह गया था। आखिरकार एक रात शहर में बिताने के बाद अगली बार जब मैं अपने घर में आया तब भी लगभग आधा रात का वक्त हो रहा था। और ये देखिए, जब मैं उस घर से निकलता था ना तो लड़की मेरे ख्यालों में कभी नहीं रहती थी। मैं उस लड़की को बिल्कुल भूल जाता था, लेकिन जैसे ही मैं अपने बेडरूम में पहुंचता था, उस खिड़की की तरफ देखता था तो झट से उस लड़की का चेहरा मेरे सामने नाचने लगता था। और उस रात भी यही हुआ। मैं अब अपना दारू की बोतल खोल करके एक पैग लगा करके इंतजार कर रहा था कि कब उस घर में रोशनी हो, कब वो खिड़की पर लड़की आए और तब हम अपना अब एक तरह से इशारेबाजी से बातचीत शुरू कर सके। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। मैं काफी देर तक इंतजार करता रहा, पैग पर पैग पीता रहा,
लेकिन ना तो उस खिड़की के पीछे कोई रोशनी हुई और ना ही वो लड़की नजर आई। मैं बड़ा आज मायूस हो गया था। अब फिर मैं सोचा कि चलो कहीं चली गई होगी, जैसे मैं कल आया नहीं था, शायद वो किसी काम में चली गई होगी, या फिर उसको लगा होगा कि मैं आज भी नहीं आऊँगा, इसलिए वो अपने रूम में जाके सो गई होगी। यही हो सकता है। चलो छोड़ो, आज की बात खत्म करते हैं। हाँ, मैं अपने बिस्तर पर आकर के लेट चुका था। इसके बाद मुझे नींद भी आ गई थी। जब दरवाजे पर खटखट हुआ ना, तब मेरी नींद टूट गई थी। मैं घड़ी देखा तो रात का 1 बज रहा था। कौन हो सकता है? पहली नजर में तो मुझे लगा कि कहीं कर्जे वाले ने मुझे ढूंढ तो नहीं लिया, क्योंकि वो मुझे हर जगह तलाश कर रहे थे। कर्जा मैं मोटा ले रखा था, अब तो ब्याज भी नहीं दे पा रहा था। अब मुझे जो मेरे सोर्स थे वो मुझे बताते थे कि भैया थोड़ा आप गाए भी रहना, वो कर्जे वाले अब अपने लड़कों के साथ तुम्हें तलाश कर रहे हैं, अगर पकड़ लिए ना तो आपका बुरी हालत करेंगे। इसलिए मैं बड़ा ही डर चुका था। जैसे ही दरवाजे पर ठक ठक हुई ना, तो मुझे लगा कि कर्जे वाले ने मुझे ढूंढ लिया है। अब तो मैं आज पकड़ा गया। मैं डर के मारे आवाज भी नहीं दे पाया कि कौन है दरवाजे पर। उस ठक ठक को सुनता रहा। जितनी बार ठक ठक होती ना, मेरी दिल की धड़कन और बढ़ जाती थी और बढ़ जाती थी। मैं डर जाता था। एक बार तो मेरे मन में हुआ कि पिछली दरवाजे से निकल जाता हूं और कार लेकर के दूर भाग जाऊंगा। ना जाने क्या हुआ कि मैं हिम्मत कर बैठा कि चलो पता करते हैं कौन है। अगर जरा भी मालूम पड़ेगा ना, तो पिछला दरवाजा तो है ही मेरा, वहां से कार उठाऊंगा और निकल लूंगा 9-2-11 इस घर से। यही सोच करके मैं अब मेन दरवाजे पर गया, जिस दरवाजे से मैं कभी आता जाता नहीं था, और उसी दरवाजे पर यह खटखट हो रही थी। जब मैं दरवाजे पर गया ना, तभी भी खटखट हो रही थी, कभी कभी धीरे धीरे से और कभी थोड़ा सा तेज। मैं दरवाजे पर पहुंच गया। आवाज बदल के बोला, कौन है इस रात में, किससे मिलना है? लेकिन मेरी आवाज का कोई जवाब नहीं मिला। दोबारा से खटखट। आखिरकार ऐसा करीब आधा घंटा तक चलता रहा। मैं बार बार आवाज बदल के पूछता था कि कौन है बाहर में, किससे मिलना इस रात में, जाओ सुबह में आना जिससे मिलना हो, अभी ये दरवाजा नहीं खुलेगा। लेकिन वो खटखट रुकता नहीं था। मैं इतना तो समझ गया था कि जरूर ये कर्जे वाले ही होंगे। लेकिन जब मैं दरवाजा से झिरी से अंदर से झांक के देखा, अब अंदर तो जो बरामदा था लाइट बंद थी और मुझे पहली नजर में कुछ दिखाई नहीं दिया। और तब मैंने बाहर का अब रोशनी कर दिया था। रोशनी होने के बाद भी मैं जब बाहर देखा ना, तो मुझे कोई भी नहीं नजर आया। अगर कर्जे वाले होते तो सामने में गाड़ी खड़ी होती, बाइक खड़ी होती, लेकिन वहां तो सब कुछ खाली था। तो कौन हो सकता है? लाइट जलने के बाद वो खटखट एक तरह से बंद हो चुकी थी। अब मैं सांस रोके उस खटखट को सुनने का कोशिश कर रहा था। जब कुछ देर तक खटखट नहीं हुई ना, तब मैं दरवाजा खोल दिया। लेकिन दिल तेजी से धड़क रहा था कि कहीं वही कर्जे वाले आसपास में छिपे होंगे तो मुझे तो पकड़ ही लेंगे। लेकिन शुक्र था कि दरवाजा खोलने के बाद मुझे कोई नहीं नजर आया। थोड़ा डर मेरा कम हुआ। फिर मैं आजू बाजू में देखने लगा, लेकिन कोई भी मुझे नजर नहीं आया। मैं लंबी सांस खींचा कि कौन हो सकता है। चलो जो भी होगा, अब हम चल के सोते हैं। अब वही मैंने करने लगा। जैसे ही दरवाजा मैं लॉक करने लगा ना, तभी खटखट की आवाज सुनाई पड़ी। इस बार तो मैं झटके से दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खोला ना, तो मैं तो हैरान रह गया था। वही खिड़की वाली लड़की अब मेरे सामने खड़ी थी, मुस्कुराता हुआ चेहरा और अपनी जुल्फों को झटक रही थी। लंबे लंबे बाल हवा से अब इधर उधर अब बिखर से रहे थे।
कभी अपने बालों पर हाथ दे रही थी और मेरी तरफ देख करके मुस्कुरा रही थी, जैसे खिड़की पर मुस्कुराया करती थी। मैं तो देखता ही रह गया था कुछ पल के लिए। मैं एकदम भूल ही गया था कि मैं इस जगह पर खड़ा हूं, मेरे सामने में वो जवान लड़की खड़ी है और मुझे घूर रही है। क्यों आई, कम से कम इतना तो पूछना मेरा हक बनता है। लेकिन मैं उसका चेहरा देखते ही रह गया था। आखिरकार वो लड़की धीरे से बोली, क्या मुझे घर के अंदर आने नहीं दोगे? तब मेरी तंद्रा टूटा। मैंने बोला, जी जी, आप इस वक्त में, क्या कोई काम पड़ा है क्या मुझसे? तब वो लड़की कहने लगी, अगर कोई काम होगा तभी मैं आपसे मिल सकती हूं क्या? अंदर आने दीजिए ना, बाहर कोई देख लेगा। मैं 1 सेकंड में सारा मतलब समझ गया था कि आखिर उस लड़के के आने का क्या वजह हो सकता है। मैं दरवाजे से हट गया बिना बोले हुए, और वो लड़की आराम से अब दरवाजे के अंदर, अब मेरे घर के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। अब मैं दरवाजा भी बंद कर दिया। जब मैं दरवाजा बंद करके आया तब तक लड़की अंदर जा चुकी थी। अब मेरे उसी बेडरूम में अब एक कुर्सी खाली पड़ी थी और उस पर जाकर के बैठ गई थी। मैं जब आया ना तो मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। वो लड़की के बारे में सोच रहा था कि इस लड़की का हिम्मत देखिए, जो अपने घर से निकल करके आधी रात के वक्त मेरे कमरे में पहुंच गई है। ये तो मेरे से ही ज्यादा अब जैसे बहुत तेज हो। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था, लेकिन वो लड़की ने कमाल कर दिया था। आखिरकार मैं घबराया हुआ अब अपने पलंग पर आकर के बैठ गया। अब मेरे सामने वो लड़की कुर्सी पर बैठी हुई मेरी तरफ देख रही है। अब मुस्कुराते हुए कह रही, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? मेरे मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रहा था उसको देख करके। मैं कहने लगा, जी बहुत अच्छी हैं, तभी तो मैं आपको देखता रहता था। जब भी आप खिड़की पर बैठी रहती थी, मैं खिड़की से हिलता तक नहीं था। इसके बाद हमारी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। तब आखिरकार उसने मेरी बातों का अब रोक दिया। क्या सारी रात आप बातें करती रहोगे या फिर कुछ और? मैं मतलब समझ गया था। अब फिर मैंने कहा कि जी बिल्कुल आइए। पहली बार मैं उस लड़की के साथ रात बिताया था। और 2 घंटे के बाद 3 बजे के आसपास वो लड़की मेरे बिस्तर से उठ गई थी और कहने लगी कि अब मैं जा रही हूं, फिर जैसे ही मेरे पास में मौका मिलेगा तो मैं आपके पास जरूर आऊंगी। आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, ना मेरे घर पर आना, ना आवाज देना, नहीं तो लोग ना जाने क्या सोचेंगे। मैं उसकी बात को बिल्कुल समझ गया था जो लड़की बोली थी, और मैं हां में सर हिला दिया। अब इसके बाद रोज का सिलसिला हो गया था। 12:30 बजे, कभी 1 बजे, अब उसी मेन गेट पर खटखट होता और मैं दौड़ता हुआ चला जाता था। दरवाजा खोलता, लड़की अंदर। इसके बाद 2-3 घंटे के बाद वो लड़की मेरे बिस्तर से उठ करके चली जाती थी। अब तो ये रोज का सिलसिला हो गया था। हफ्ता भर से ऐसा ही चल रहा था। अब मैं बड़ा, अब घर में आता था ना, तो जो बाहर की चिंता ही होती थी ना, उस लड़की के आने के बाद मैं भूल सा जाता था। मेरे पर कितना कर्ज था, अब मैं कैसा भागता फिरता था, वो सब चिंता मुक्त हो जाता था मैं उस लड़की के आने के बाद में। अब फिर उसके जाने के बाद मैं गहरी नींद में सो जाता था। लेकिन जब मैं दूसरे शहर गया ना, तो फिर एक रात मुझे उसी शहर में स्टे करना पड़ा। अब फिर जब अगली रात को मैं अपने कमरे में पहुंचा और मैं उस लड़की को इंतजार करने लगा, आखिरकार करीब 12 बजे के बाद फिर मुझे दस्तक सुनाई पड़ी मेन गेट पर, भागता हुआ। और अब खिड़की पर रोशनी नहीं होती थी, ना वो लड़की कभी खिड़की पर नजर आती थी। सीधा अब तो हमारे घर के मेन दरवाजे पर आ जाती थी, दरवाजे पर दस्तक देती थी। अब फिर मेरे कमरे में। अब उस रात को जैसे ही दस्तक हुआ तो मैं तो समझ गया वही लड़की है। मैं भाग करके गया, दरवाजा खोल दिया। लेकिन आज मैं ज्यादा ही परेशानी में, उलझन में था और चेहरा मेरा थोड़ा उदास हुआ पड़ा था। और मैं ज्यादा अब उसे अब बोल नहीं रहा था।
आ गई, कुर्सी पर बैठी, हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए। और ना तो मैं कोई पानी देता था उसको पीने के लिए, और कुछ खाने को तो खाती भी नहीं थी, ना पानी पीती थी। मुझे इस चीज़ पर आश्चर्य नहीं हुआ। और जब मेरा उसने उदास चेहरा देखा, तब कहने लगी, श्रीकांत, आज तुम्हारा उदास बड़ा चेहरा है, बात क्या है? आज तुम्हारे चेहरे पर हंसी दिखाई नहीं दे रही है। मैं तो टालने की कोशिश किया, लेकिन आखिरकार मेरे मुंह से निकल गया कि मैं बड़ा परेशानी में फंसा पड़ा हूं। अब मैं अपनी सारी जो बात थी, जो मैं अपने अंदर छिपा कर रखा था, अब तो एक तरह से मेरी दोस्त हो गई थी। अब मैं सारी बातें अब उसको बता करके अपना जी हल्का कर दिया था। आप बताया कि देखो मैं कितनी परेशानी में हूँ। अब एक तरह से छुपता फिरता रहता हूँ, अपने शहर में कम, दूसरे शहर में मैं जाता रहता हूँ, ताकि मेरा गोदाम का माल बिक जाए। और वो बिक जाएगा तो मैं कर्जे से मुक्त भी हो जाऊंगा, और कुछ पैसा मेरे पास में आ भी जाएगा। जब मेरी वो परेशानी सुनी ना, तो कुछ देर के लिए एकदम खामोश हो गई थी, आंखें बंद करके जैसे सोच रही हो। जब उसने आंखें खोली तो बोलने लगी, कुछ मदद चाहिए तो बताओ, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैंने बोला, देखिए आप लड़की जात हैं, आप मेरी कैसे मदद कर सकती हैं? अब हमारी दोस्ती ही काफ़ी है। आज मैंने आपको बता दिया, मेरा दिल बहुत हल्का हो गया। अब मैं थोड़ा सा अब सुकून भी महसूस कर रहा हूँ। वो लड़की कहने लगी, देखिए मैं आपको मदद करना चाहती हूँ, और हाँ, जो मैं मदद करूँगी ना, जब आपके पास में पैसा आए तो मुझे आप लौटा देना, बात बराबर हो जाएगी। और इसके बाद कहने लगी कि दरवाज़ा खोलिए और दरवाजे पर रुकना। मैं गई और थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ। मैं वैसे ही किया, दरवाजे से लड़की निकल गई और उसी दरवाजे पर मैं इंतजार करता रहा। 10 मिनट बीता, 15 मिनट बीता, आधे घंटे के बाद वो लड़की लौटी। खाली हाथ नहीं, उसके हाथ में एक पुराना सा थैला था और वो लेके आई। फिर हमने दरवाजा बंद किया और फिर अपने बेडरूम में आ गए थे। वो लड़की वो पुराना सा थैला मुझे पकड़ा दिया और कहने लगी, श्रीकांत, इसमें कुछ हमारे जेवर है, और ऐसा करो, इस जेवर के बेच करके आज तुम अपने काम को अब फिर से शुरुआत करो। जो भी कर्जे वाले का पैसा है उसके मुंह पर दे मारो। तुम क्यों भागते फिरते हो? अब कर्जे के डर से ना, तो पहला काम करो कि कर्जे वाले को पैसा चुका दो। अपने काम में मन लगाओ। माल पड़ा है ना, माल तो तुम्हारे पास में है ना, सुरक्षित है ना। आज नहीं बिकेगा, कल नहीं बिकेगा, महीना दिन के बाद बिकेगा। बिकेगा जरूर, मैं इतना कहती हूँ। और बिकेगा ना तो तुम्हें अच्छा मुनाफा देके जाएगा। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना। और ये मेरा जेवर है, पर्सनल जेवर है, इसको बेचो और अपना कर्जा चुकाओ और अपना काम स्टार्ट करो दोबारा से। मैं सोचा कि ये लड़की इतना सारा जेवर, मैं उस थैले को देख रहा था, पुराना सा थैला। जब मैंने थैले को पलटा ना, तो उसमें एक डब्बा सा निकला। डब्बा वजन वाला था। जब मैं उस डब्बे को खोला ना, तो मेरी आंखें चुंधिया गई थी। उसमें प्योर खाली सोने का जेवर। अब मैं देख करके बड़ा हैरान हो गया था। इतना सारा जेवर सोने का, ये तो करोड़ों रुपए का माल है। मैं तो बस देखता ही रह गया उस लड़की की तरफ, और लड़की मुस्कुरा रही थी। और मुस्कुराते हुए कहने लगी, श्रीकांत, अपना काम करो ना, अब कल ले जाकर के इसको बेचो या गिरवी रखो, ये तुम्हारी हेडक है। और हाँ, तुम्हारे पैसा आ जाए तो मुझे दे देना। ये तो होता है दोस्ती में। वाकई में बहुत बड़ा जो मेरे ऊपर में संकट चल रहा था, और उस लड़की ने एक झटके में सॉल्व कर दिया था। मैं तो ऐसा हो गया था कि मेरी आंखों से आंसू निकलने लगा, और वो लड़की मेरे पास में आकर के खड़ी हो गई और मेरे आंसू को पोंछने लगी। कहने लगी, श्रीकांत, ये रोने का वक्त नहीं है। अब मैं जैसा कह रही हूं ना, तुम वैसा करते जाओ, और देखो तुम एक दिन अब पहले से ज्यादा अब अमीर हो जाओगे। तुम्हारे पीछे अब लोग भागते रहेंगे। वाकई में अब मुझे वो समझा रही थी। अब मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था।
बस ये सोच रहा था कि जेवर गिरवी रख दूंगा और जब मेरे पास में पैसा आएगा ना तो मैं इसका जेवर गिरवी रखा है छुड़ा करके और अपने दोस्त को दे दूंगा। मैं मन में सारा प्लान कर लिया था। आखिरकार हम फिर अब अपना प्यार में डूब चुके थे। आज तो मैं ज्यादा ही खुश था। आखिरकार तय वक्त पर लड़की मेरे घर से निकल गई। अब मैं उसके बारे में ज्यादा जानकारी, पर्सनल जानकारी लिया ही नहीं था कि तुम्हारे घर पर कौन रहता है और तुम करती क्या हो। कोई भी विशेष जानकारी। अब एक तरह से दोस्ती थी। ना उसने मेरे पर्सनल बारे में पूछा और ना मैंने उसके पर्सनल बारे में। जाने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं कैसे अब सुबह होने का इंतजार कर रहा था। आखिरकार सुबह हुई और इसके बाद मैं अपने काम में जुट गया था। फ्रेश होना और तब तक तो सूरज निकल चुका था। अब मैं उस डब्बा को संभाल करके अपने कार में रख करके अब चल पड़ा था। मैं दूसरे शहर में पहुंचा जहां मेरी अच्छी जान पहचान थी। एक मित्र थे। अब मैं उनसे अपनी सारी परेशानी जानते थे। अब मैं वो ज्वेलरी बॉक्स को दिखाया तो बोले हाँ ठीक है, मैं गिरवी रखवा देता हूँ और पैसा भी तुम्हें दिलवा देता हूँ। उन्होंने बड़ा मेरी मदद किया। अब तो मेरे पास में इतना पैसा आ चुका था कि वाकई में मैं दूसरी फैक्ट्री खड़ा कर सकता था। पैसा आने के बाद सबसे पहले मैं कर्जे वाले के ऑफिस में गया और वो तो मुझे ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। जब मुझे देखे ऑफिस में आते हुए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि वही श्रीकांत है जो भागता फिरता था, आज चौड़ा होकर के मेरे पास में आ रहा है। वाकई में उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं शान से गया, सोफे पर बैठा और बोला कितना पैसा है तुम्हारा, अभी का भी हिसाब करो। कुछ देर तक तो उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। जिस रौब से बॉस था वो मेरी तरफ आंखें फाड़ कर देखता हुआ कहने लगा, श्रीकांत भाई, आपको हमने ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढा, कहीं आप बाहर चले गए थे क्या? मैं हंसते हुए कहा कि हाँ, मैं विदेश में था। तो कैसे आपको मिलता? आप जल्दी से मेरा हिसाब कीजिए, अब मैं आपका कर्ज को चुकता करूं। अब फिर वही मैंने किया। सारा कर्ज चुकता करने के बाद मैं बहुत ही खुश था। अब मेरा मन बिल्कुल हल्का हो चुका था। और जब मैं चलने लगा तो वही कर्जा देने वाला व्यक्ति अब मुस्कुरा के कह रहा था कि श्रीकांत भाई, आगे भी जरूरत हो ना तो आप पैसा ले जाइएगा, और मैं आपको अब पहचान चुका हूं, आप मेरे साथ कभी धोखा नहीं कर सकते। मैं हंस पड़ा था और कहने लगा कि जरूर जरूर, फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके पास जरूर आऊँगा। मैं ऑफिस से निकल गया था और इसके बाद वाकई में उस जो गोदाम का माल था मैं उसको भूल ही गया था। नए सिरे से अपने काम में लग चुका था। अब इतना पैसा तो मेरे पास में आ गया था। अब तो उसी घर में जाता था, लेकिन अब चौड़े होकर के मेन गेट पर गाड़ी पार्क करता था। और इसके बाद कमरा खोलता। अब फिर उस लड़की से मेरी आधी रात में मुलाकात होती। 2-2.5 घंटे हम एक साथ बिताते और लड़की हमसे रोज पूछती थी कि आज तुमने श्रीकांत क्या किया, आज क्या किया। और वो मुझे टिप्स भी देती थी, बताती भी थी। अब मैं तो बस इतना जानता था कि जरूर पढ़ी लिखी अब बहुत तेज दिमाग लड़की है। मुझे जरा भी उस पर कोई शक, कोई डाउट कुछ भी नहीं हुआ था। आखिरकार मेरी फैक्ट्री ने दोबारा से स्पीड पकड़ लिया और सब कुछ पहले जैसे हो चुका था। मेरा काम दौड़ने लगा था। आखिरकार जो मेरा पुराना मटेरियल था जो गोदाम में रखा एक तरह से, उसका किस्मत अब चमक गई थी। जो मैं अपने जानने वाले लोगों को सैंपल दे रखा था, अब उनका अब एक तरह से बुलावा आ गया, श्रीकांत आके जल्दी से मिलो। जब मैं गया तो उनकी ऑफर सुनकर के मैं खुश हो गया था। वो कहने लगे कि जिस रेट पे तुम अपना माल को निकालना चाहते थे, उस जिसका ऑर्डर था, जिसके लिए तुम माल बनाए थे, अब देखो उससे ज़्यादा हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, 1.5 गुना ज़्यादा। अब बोलो। वाकई में ये चमत्कार से कम नहीं लग रहा था मेरे लिए। तब मुझे लगने लगा कि अरे वही लड़की है, उसी लड़की की वजह से सब कुछ मेरा किस्मत बदल रहा है। वाकई में उस लड़की से इतना
अब प्यार करने लगा था। अब मेरी वो जो इच्छा थी ना, सब कुछ पूरी कर रही थी। मेरे लिए तो मैं क्या बताऊं, अब मेरे पास में उसके लिए कोई लफ्ज ही नहीं है। जो भी है वो कम होगा। सारा माल मेरा निकल चुका था, वो भी 1.5 गुना कीमत पर। अब तो मेरे पास में पैसे की कोई परवाह ही नहीं थी। इसके बाद मैं सबसे पहले अपने घर जाने का काम किया। जितना कर्ज अपने परिवार वालों से, एक तरह से कर्ज नहीं बोल सकते, जिन्होंने जितना पैसा दिया था और उनसे कई गुना ज़्यादा पैसा मैं उनको दिया। मेरे परिवार वाले अब मुझे देख कर हैरान थे। अब वो मुझ पर प्यार बरसाने लगे, कहने लगे श्रीकांत इतना तरक्की कैसे कर लिया, इतना जल्दी कैसे सब हो गया। अब मैं क्या बताऊं। इसके बाद देखिए, जो मेरी पत्नी अब मुझसे रूठ करके एक तरह से अब मुझे छोड़ के चली गई थी, वो भी मुझसे अब संपर्क करने की कोशिश करने लगी। ना जाने कितने कष्ट सहे, कैसे कैसे जगह पर मैं रात बिताया, मैं वो सब भूला नहीं था। आखिरकार मैंने मना ही कर दिया था कि नहीं, तुमसे अब कोई बातचीत नहीं करना है। अब वास्तव में मैं अपनी पत्नी से रिश्ता ही तोड़ लिया था। एक तरह से रिश्ता तो उसने मुझसे पहले तोड़ा था, मैं नहीं तोड़ा था। मैं तो उसको इतना मनाने की कोशिश किया कि मान जाओ मान जाओ, लेकिन ना जाने किस घमंड में थी। खैर, एक तरह से अब मेरी कोई बातचीत नहीं थी और ये जो सिलसिला था हमारा 6 महीने तक चलता रहा। आखिरकार जब मैं एक रात उस लड़की से पूछा कि देखो अब हमारे पास में तुम्हारी दया दृष्टि से सब कुछ आ चुका है, तो अब मैं तुम्हारा जेवर को जा रहा हूँ छुड़ाने के लिए और मैं तुम्हें वापस करूँ। मुस्कुरा के कहने लगी कि अभी ऐसे क्या जल्दी है, वो भी तो अपनी जगह पर सुरक्षित है, जब मैं बोलूँगी तो छुड़ा लेना। अब वाकई में मैं उसको प्रेशराइज कर रहा था उस वक्त में कि नहीं, कल मैं जा रहा हूँ, लेके आता हूँ, अपना अमानत अपने पास में रखो। लेकिन वो टालती रही, कहने कि नहीं अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगा तो मैं तुमसे ज़रूर मांग लूँगी। वो रात थी जब हम आखिरी बार उस लड़की से मिले थे। इसके बाद वो लड़की मुझसे नहीं मिली। दूसरी रात भी मैं इंतज़ार करता रह गया, तीसरी रात भी इंतज़ार करता रहा। इस तरह हफ्ता भर गुजर गया था। उस लड़की ने बोली थी कि कभी मेरे घर पर अब पूछने के लिए मत आ जाना कि मैं हूं कहां पर, नहीं तो परिवार वाले मेरे नाराज हो जाएंगे। लेकिन कब तक। आखिरकार दिन के समय में अब मैं उन दरवाजे पर पहुंच गया था जिस घर में लड़की रहती थी। दरवाजे पर फ्रंट गेट पर तो मोटा सा ताला लगा हुआ था और जो लग रहा था ना कि काफ़ी दिनों से खुला ही नहीं है। जब मैं बैक गेट पर गया ना तो वहाँ पे ताला लगा हुआ था। बाहर का गेट तो सांकल वाला था, वो आराम से उठ जाता था, खुल जाता था। लेकिन जब मैं अंदर गया ना तो वहाँ भी जंग लगा हुआ, ताला लगा था, जैसे वो घर काफ़ी दिनों से खुला ना हो। मामला क्या है, बात कुछ समझ में नहीं आया था। आखिरकार जब मैं दूसरे पड़ोसी से अब उस घर के बारे में पूछताछ करने लगा, तब जो पड़ोसी ने बताया ना तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वो घर 2.5 साल से ऐसी हालत में था, बंद पड़ा था। तो लड़की जो रात को खिड़की पर दिखाई देती थी वो कौन थी? उस घर से लड़की चल के आती थी मेरे कमरे के अंदर में, वो कौन थी? वाकई में मुझे विश्वास तक नहीं हुआ, लेकिन वो सच्चाई थी, वो बिल्कुल कट्टू सच्चाई थी जो मैं बता रहा हूं। मैं तो पागल हो गया था। मुझे तो अब ऐसा लगता था कि मैं क्या करूं नहीं करूं, उस लड़की से कैसे मिलूं। लेकिन अब कोई सोर्स ना जरिया। इतना तो समझ में आ गया था कि बंद घर में वो लड़की कैसे रहती थी। आगे भी ताला लगा हुआ, पीछे भी ताला लगा हुआ। वो मेरे खिड़की के सामने खिड़की पर कैसे आती थी, उस घर में रोशन कैसे हो जाता था, जबकि उसकी बिजली की सप्लाई भी कटी हुई थी। ये सब अजूबा चीज था। आखिरकार मुझे देर में समझ में आया कि जिस लड़की से मैं मिला करता था उस लड़की का अस्तित्व इस दुनिया में है ही नहीं, और वो लड़की मेरी मदद करने के लिए शायद आई थी। इसके बाद उस लड़की से मेरी मुलाकात नहीं हुई। अब फिर मैं उस
एरिया का ही छोड़ कर कुछ दिनों के बाद अब एरिया बदल चुका था, दूसरे एरिया में अपनी फैक्ट्री के नज़दीक आ चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी श्रीकांत जी की। ये कहानी घटना आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप मेरे नए चैनल पर अभी तक नहीं गए हो तो जल्दी से जाइए, उसमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ अब डाली हुई है, चल रही है, जो आपको सुनने में बड़ा आनंद आएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।